एक कत्ल ऐसा कि सभी रिश्ते को भुला दिया जाता है। कहते हैं कि लालच एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे को बदल देती है। आज की कत्ल की कहानी सभी रिश्ते को शर्मसार करके रख देती है। इस कहानी को शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह कहानी इसका मौका नहीं देने वाली। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कत्ल की कहानी नोएडा की रहने वाली मनीषा चौहान की है। यह चौहान फैमिली नोएडा के सदरपुर के रहने वाले थे। इनका परिवार अपने गांव के जाने माने परिवार में से एक था। एक समय पर मनीषा के दादाजी चरण सिंह सदरपुर गांव के पूर्व प्रधान रह चुके थे। परिवार में कुछ खास पैसों की कमी थी नहीं। एक तरह से कह सकते हैं कि परिवार फाइनेंशियली स्टेबल थी। 4 लोगों की यह फैमिली काफ़ी अच्छी चल रही थी। परिवार में माता पिता और इनके 2 बच्चे थे। हर्षवर्धन के दोनों बच्चों में मनीष उर्फ बिक्की घर का बड़ा बेटा था और मनीषा इस घर की छोटी बेटी थी। अक्सर देखा जाता है कि भारतीय परिवारों में घर की बेटी अपने डैड की लाडली होती है और घर का बेटा माँ का ज़्यादा लाडला होता है। इस परिवार में भी ऐसा ही कुछ था। हर्षवर्धन मनीषा को बड़े प्यार से रखते थे, उसकी सारी ख्वाहिशें को पूरी करते थे। वहीं मनीष अपनी मॉम के बहुत ही क्लोज था, इसलिए जब भी इसे कुछ चाहिए हो तो वह उसकी माँ पूरी करती थी। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। एक दिन अचानक पता चलता है कि उनके पिता हर्षवर्धन को कैंसर हो चुका है। अब जैसे ही परिवार के किसी शख्स पर गंभीर बीमारी आने से परिवार का हर शख्स परेशान हो जाता है, वैसे ही इस परिवार में भी हुआ। हर्षवर्धन जी की इस बीमारी से पूरी फैमिली परेशान हो रही थी। लेकिन साल 2011 में हर्षवर्धन जी की कैंसर की वजह से मौत हो गई। उनकी मौत ने पूरे परिवार को हिला दिया। खास तौर पर सबसे ज़्यादा प्रभाव मनीषा पर हुआ था, क्योंकि मनीषा उस समय केवल 10 साल की थी। इसके साथ ही वह अपने पिता के सबसे करीब थी। अब उसके पिता के मौत के बाद वह अपनी ही फैमिली में थोड़ा अकेला सा महसूस करने लगी थी। लेकिन एक बात थी कि हर्षवर्धन जी अपने दोनों बच्चों को एक ही नज़रिए से देखते थे। शायद यही वजह था कि उन्होंने अपनी मौत से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने दोनों बच्चों के यानी मनीषा और मनीष के नाम कर दी थी। हर्षवर्धन जी ने जो किया था वह भारत के बहुत ही कम परिवारों में देखने को मिलता है। आज भी बहुत सारे लोग जिनका मानना है कि घर की सारी प्रॉपर्टी सिर्फ बेटों को मिलनी चाहिए, क्योंकि बेटी तो एक दिन हमारा घर छोड़कर दूसरे के घर चली जाएगी। लेकिन इस मामले में हर्षवर्धन जी का विचार इससे बिल्कुल उल्टा था। वह दोनों बच्चों को एक समान देखते थे, पर उनकी बीवी यानी मनीषा की मॉम ऐसी सोच नहीं रखती थी। उनका यह मानना था कि हर्षवर्धन जी की सारी प्रॉपर्टी सिर्फ उनके बेटे मनीष को मिलनी चाहिए। लेकिन जब हर्षवर्धन जी की मौत के बाद पता चला कि उन्होंने दोनों बच्चों में समान अधिकार से प्रॉपर्टी नाम कर दी है, तब मनीषा की मॉम को अच्छा नहीं लगा और तब से ही उन्हें मनीषा कहीं ना कहीं अंदर से खटकती थी। लेकिन अभी क्योंकि मनीषा अभी छोटी थी, इसलिए कुछ खास होता नहीं है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मनीषा अब अपने परिवार में ही अकेली पड़ चुकी थी। वह अपना हर काम खुद ही किया करती थी, क्योंकि उसकी माँ सिर्फ मनीष को मानती थी। यही वजह था कि मनीषा इस घर से बाहर निकलना चाहती थी। उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाती है ताकि वह एक इंडिपेंडेंट बन जाए। वह अपने पापा को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। उसने अपने रिस्ट पर उनके लिए एक टैटू भी बना रखा था। मनीषा का पढ़ाई पूरी होने के बाद वह नौकरी करने का सोचने लगी। इसी बीच उसे एक टेक रिलेटेड जॉब भी मिल गई। मनीषा घुल मिलकर रहने वाली लड़की थी, जिस वजह से जितने भी लोग उस कंपनी में काम करते थे वह सब मनीषा को बहुत पसंद करते थे। मनीषा के चेहरे पर हमेशा एक स्माइल रहती थी। उसने कभी भी काम को बर्डन के तौर पर नहीं लिया। मनीषा को देखकर सभी लोगों को लगता था कि मनीषा की लाइफ बहुत ही अच्छा चल रहा होगा, लेकिन मनीषा की स्माइल के पीछे कितने दर्द हैं वह खुद ही जानती थी। बात दरअसल ऐसा था कि मनीषा के पापा के गुजरने के बाद मनीषा की माँ उसे प्रेशर डालती थी कि वह प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा अपने भाई मनीष को दे दे। लेकिन मनीषा अपने पापा की दी हुई निशानी मानकर हमेशा इस चीज़ के लिए मना कर देती थी। इसी वजह से उसका भाई और माँ उसे मारते थे। मनीषा इन सब से बहुत ही परेशान हो चुकी थी। एक समय ऐसा आता है कि यह सब उसके लिए आदत सी बन गई। वह समझ चुकी थी कि अब उसकी पूरी जिंदगी ऐसे ही चलने वाली है। इसी बीच उसके भाई मनीष की शादी एक शिखा नाम की लड़की से होती है। इस शादी से मनीषा बहुत खुश थी।
क्योंकि वह ऐसा उम्मीद लगा रही थी कि उसके भाई की पत्नी उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगी, अपनी तकलीफ उसके साथ शेयर करेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उल्टा उसकी भाभी इनसे भी खतरनाक थी। शिखा शुरुआत में तो बहुत ही नॉर्मल बिहेव कर रही थी, पर समय बीतने के साथ मनीषा को उसका भी असली चेहरा सामने आ गया। इस बीच एक दिन मनीषा ने नोटिस किया कि शिखा किसी दूसरे आदमी से बात करती थी। इस बात की सच्चाई तक जाने के लिए मनीषा अपनी भाभी का फ़ोन चेक करती है। तब उसे उस फ़ोन में कुछ मैसेज और फोटोज दिखे। वह किसी पवन नाम के लड़के से बात करती थी। यह सब देख मनीषा अपने भाभी से इसके बारे में बात करती है। मनीषा अपनी भाभी को समझाती है कि वह जो कर रही है वह गलत है। इसके बाद से ही शिखा को मनीषा की वजह से दिक्कत होने लगी, क्योंकि वह उसके प्यार के बीच आ रही थी। दूसरी तरफ मनीष को अपने पापा की पूरी प्रॉपर्टी बेचनी थी, लेकिन मनीषा साइन करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वह अपनी प्रॉपर्टी भी बेच नहीं पा रहा था। पर मनीष को इस प्रॉपर्टी को किसी भी हालत में बेचनी थी, क्योंकि उस प्रॉपर्टी की कीमत उस समय पीक पर था। अब जैसे ही शिखा को इस प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है, वह अपने हस्बैंड मनीष को धीरे धीरे बदलना शुरू करती है। अब शिखा भी मनीषा को उसकी फैमिली की तरह परेशान करने लगी। वह मनीषा के ऊपर गलत आरोप लगाती है कि वह लड़कों के साथ घूमती है। कभी कभी तो वह मनीषा को खाना भी नहीं देती थी। इसकी ज़िंदगी बद से बदतर होती जा रही थी। लेकिन मनीषा हर रोज़ ऑफिस जाती थी। ऑफिस ही एक ऐसा जगह था कि वह अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत खुश रहती थी। इन्हीं सब के बीच एक दिन मनीषा को अपने भाभी के कमरे से कुछ आवाज़ आ रही थी। पहले तो उसे लगा कि उसके भैया घर पर हैं, लेकिन जैसे ही वह दरवाज़ा खोलकर अंदर गई तो उसने देखा कि उसकी भाभी उस पवन के साथ थी। तभी मनीषा अपने फ़ोन से भाभी और पवन की वीडियो बना ली। उस वीडियो और उसके सभी सबूत वह अपने भाई मनीष के सामने दिखाती है, लेकिन उसकी भाभी ने यह सब उल्टा उसी के ऊपर आरोप लगा दी। वह मनीषा को कहने लगी कि यह मनीषा की चाल थी। उसने ही पवन को यहाँ बुलाया था ताकि वह हम दोनों को अलग करा सके और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मनीषा ले ले। इन सब बातों से वह अपनी बीवी की बातों में आ गया। प्रॉपर्टी की लालच ने मनीष के लिए इतने सबूत भी कम पड़ गए। इस घटना के बाद मनीषा के लिए घर में रहना और मुश्किल हो गया। शिखा अब मनीषा को किसी भी तरीके से हटाना चाहती थी, क्योंकि शिखा अब पवन से मिल नहीं सकती थी। वह मनीष को डिवोर्स भी नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। इसलिए शिखा अपने दोनों पार्टनर को भड़काना शुरू करती है। वह मनीष से कहती है कि जब तक तुम्हारी बहन जिंदा है तब तक तुम प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते हो, और पवन से कहती है कि जब तक मनीषा जिंदा है तब तक हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं। शिखा ने इन दोनों के मन में इतना गुस्सा भर दिया था कि ये लोग उसे रास्ते से हटाने के बारे में सोचने लगते हैं। अब शिखा, मनीष और पवन तीनों ने मनीषा को मारने का प्लान बना लिए। इस प्लान के तहत 1 नवंबर 2023 रात को 8:30 बजे मनीषा ऑफिस से अपने घर लौटती है। इनकी पूरी फैमिली साथ बैठकर रात का खाना खाते हैं, लेकिन मनीषा इस बात से अनजान थी कि उसके खाने में नशीली दवाई मिलाई गई है। पर मनीषा के बेहोश होने से पहले उसके भाई मनीष ने उससे प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करने को कहता है। पर जब मनीषा ने मना कर दिया तब वे लोग उसे मारने लगे। तभी कुछ ही देर में वह बेहोश हो गई। जैसे ही मनीषा बेहोश हुई, पवन ने एक दुपट्टे से उसका गला घोट दिया। उसके सगे भाई और भाभी मनीषा के हाथ पैर पकड़े हुए थे। इन तीनों ने मिलकर प्रॉपर्टी के लिए मनीषा की जान ले लिए। यह घिनौनी हरकत यहाँ भी नहीं रुकती है। यह तीनों ने मनीषा को मारने के बाद उसकी बॉडी को बाहर फेंकने के लिए सूटकेस में डालने की कोशिश करते हैं। उसकी बॉडी उस सूटकेस में फिट नहीं हो रही थी, तो इन्होंने उसकी हड्डियां तोड़ दी ताकि आसानी से इसको सूटकेस में फिट किया जा सके। इसके बाद उन्होंने उस सूटकेस को गाड़ी में रखकर वहां से 75 किलोमीटर दूर एक सिसाना गांव जहां पवन रहता था, उस गांव के एक कूड़ेदान में वह सूटकेस फेंक दिए। पर यह कहानी यहाँ भी नहीं रुकती है। उन्होंने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर जला दिए और वहाँ से भाग गए, यह सोचकर कि सुबह होने तक यह पूरी बॉडी जल जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहाँ पर की मिट्टी थोड़ी गीली थी, जिसकी वजह से लाश जलने से पहले ही आग बुझ गई। इन सब प्रक्रिया में सुबह के 5 बज गए थे।
तब उस गांव के कुछ लोगों के द्वारा देखा गया कि कूड़ेदान के पास से तेज बदबू आ रही थी। जब उन्होंने झांक कर देखा तो दंग रह गए। वहां पर लाश जल रही थी। उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किए। कुछ ही देर में पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और अपना शुरुआती जांच करना शुरू करती है। इस पूछताछ में उस लड़की के बारे में कुछ खास जानकारी निकल कर नहीं आती है, लेकिन पुलिस लगातार छानबीन में लगी हुई थी। इसी बीच उस गांव के आसपास सीसीटीवी कैमरा मिलता है। जब उस कैमरे में चेक किया गया तो पता चला कि एक सिल्वर कलर की कार देर रात को उस सिसाना गांव में एंटर हुई और यही कार कुछ टाइम के बाद वहां से निकल गई। कार के नंबर प्लेट से पता चलता है कि कार सोनीपत के एक आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। वहीं से उस आदमी का एड्रेस भी मिल जाता है। जब पुलिस उस आदमी के घर पर गई तो उसने बताया कि यह गाड़ी उसका दोस्त पवन ले गया था। अब पुलिस को एक ठोस सबूत मिल चुकी थी, पर पुलिस के पास अभी तक कोई सबूत नहीं था कि वह लाश किसकी है। दूसरी तरफ उसके ऑफिस में मनीषा की दोस्त उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि वह बिना बताए छुट्टी लेती नहीं थी। जब उस दिन मनीषा ऑफिस नहीं गई तब मनीषा की क्लोज फ्रेंड को चिंता होने लगी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि उसके घर वाले उसके साथ किस प्रकार का बर्ताव करते थे। अब ऐसे में मनीषा का ऑफिस न आना उसको थोड़ा सा अजीब लगता है। तब वह उसको कॉल करती है, पर उसका कॉल लगता नहीं है। इसके बाद वह मनीषा के कजन संदीप को कॉल कर पता करने को कहती है। संदीप भी मनीषा की सभी हालत को जानता था, इसलिए वह मनीषा के घर जाता है। जब वह मनीषा के घर जाकर उसके बारे में पूछता है तो मनीष कहता है कि वह सुबह तो ऑफिस के लिए निकल गई, पर मनीष जिस प्रकार से बोलता है उससे संदीप को कुछ शक होता है। इसलिए वह सीधे पुलिस में जाकर उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखा देता है। इस मिसिंग रिपोर्ट पर जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए घर पहुंचती है तब मनीष और शिखा कहते हैं कि वह किसी लड़के के साथ भाग गई है। लेकिन जब पुलिस आसपास के लोगों से पता करती है तो माजरा कुछ और ही निकल कर आता है। लोग शक जताते हैं कि मनीषा के गायब होने के पीछे उनके भैया भाभी का ही हाथ हो सकता है। इस शक पर पुलिस उनके फ़ोन को ट्रेस करती है, जिसमें पता चलता है कि 1 नवंबर की रात को इन दोनों के फ़ोन सिसाना गांव की लोकेशन पर दिखा रहा था। इसलिए जब पुलिस उस अनजान मिली लाश और इनकी लोकेशन को जोड़कर देखती है तो ये एक अलग ही कहानी निकल कर आती है। फिर पुलिस इनसे सख्ती से पूछताछ करती है, जिस वजह से शिखा और मनीष अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। शिखा ने पुलिस से कहा कि मनीषा उसके अफेयर के बीच में आ रही थी और मनीष अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेच पा रहा था, इसलिए उसे हम तीनों ने मिलकर मार दिया। इस बयान के आधार पर पुलिस ने पवन को भी अरेस्ट कर लिया। मनीषा की यह कहानी घर घर की कहानी बन चुकी है। लोग इतने लालची हो चुके हैं कि किसी की जान की कीमत इनके लिए 0 बराबर बन चुका है। इस बदलती मानसिकता पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।